मायरा का रो रो के बुरा हाल था। जरिया भी इसे संभाले हुए था। ना आयज़ा की होश थी, ना खुद की फिक्र। आयज़ा को पूरा वक्त नौफिल ने ही संभाला था। आफरीन ने भी 2 दिन मायरा को संभालते हुए वहीं इसके पास गुजारे थे। जिस सदमे से मायरा गुजर रही थी, आफरीन इसे अपना गम क्या बताती। 2 दिन बाद जरियाब मायरा को वापस घर लेकर गया था। वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। वो हर चीज़ से जैसे दिलचस्पी ख़त्म हुई थी। लेकिन वक्त हर ज़ख्म का मदावा खुद ही बन जाता है। आयज़ा को बिलाखिर इसे ही संभालना था, घर को भी देखना था। जितना नौफिल और दरियाब कर सकते थे कर रहे थे। चंद माह लगे थे इसे संभलने में। आफरीन को बदर के रिश्ते का इंतज़ार रहा। दूसरी तरफ बदर ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन इसकी वालदा की ना हाँ में नहीं बदली। अम्मी, अगर आफरीन का रिश्ता कहीं और हो गया तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। चलें आप मेरे साथ और उसका रिश्ता मांगे। बदर ने मिन्नत समाज तो बहुत करके देख ली थी, बस यही एक रास्ता बचा था कि धमकी से काम चलाए। आफरीन की फिक्र सताई जा रही थी, जिसे इसने रोकम मन्नत की थी, यकीनन बहुत मजबूर होकर की थी, वरना वो बहुत खुददार किस्म की लड़की थी। बदर की वालदा ने जब बेटे के तेवर देखे तो रिश्ता मांगने के लिए तैयार हो गई। बदर इनके साथ ही गया था। आफरीन को जब पता चला कि बदर अपनी वालदा के साथ आया है, वो खुश हो गई थी। लियाकत के दोनों भाई और दोनों भाभियाँ मौजूद थीं। लियाकत साहब अलबत्ता वहाँ नहीं थे। बदर की वालदा मुँह फुलाए बैठी थी। जैसे आफरीन को अंदर आते देखा तो कहर बरसाती नज़रों से देखने लगी। इसने जूस इनके सामने रखा था। जी, आपने बताया नहीं कौन से ख़ास काम के लिए आए हैं आप? शराफत ने बड़ी शराफत से बदर की वालदा से पूछा था। पहले ये बताओ, तुम्हारी आवारा बहन को मेरा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए? माँ के मुंह से ये सुनकर बदर का रंग उड़ा था। आफरीन अपनी जगह चकरा कर रह गई थी। अरे, मेरे मासूम बेटे को नाफरमान और बदतमीज बना के रख दिया इस लड़की ने। क्या ये शरीफ लड़कियों के चाल चलन होते हैं? अम्मी, खुदा के लिए चुप हो जाएं, क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? बदर भौंकला सा गया था। अंदाजा नहीं था माँ इस किस्म की हरकत भी कर सकती हैं। तुम तो चुप रहो बदर, ना शक्ल है इस लड़की के पास, ना कोई गुण। चली आई मेरे घर बहू बनने। इस जैसी कम शक्ल लड़कियों को तो वैसे कोई पूछता नहीं, इसलिए ऐसे हथकंडों पर उतर है। ये लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं ताकि अपनी माँ को धमकियाँ देकर रिश्ता मांगने पर मजबूर करें। वो खड़ी हो गई। देखें, ज़बान संभाल कर बात करें। आप किस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरी बहन पर लगा रहे हैं? नज़ाकत ने गुस्से से कहा था। अरे, इन्हें क्या कह रहे हो? अपनी बहन से पूछो, जिसने न जाने कितने यार पाल रखे हैं, वरना किसकी क्या मिजाज के कोई हमारे घर आकर इस तरह की गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करे। इतनी बड़ी आहानत तो आफरीन ने सोची भी नहीं थी। आमरा ने जो लफ्ज़ बोले थे, आफरीन का जीजा ज़मीन फटे और वो अंदर समा जाए। आज तक अपनी और अपने भाई की इज्जत रखती आई थी और ये लफ्ज़ मिल रहे थे सुनने के लिए। वहाँ से बाहर निकल गई। बदर की माँ के कलेजे को ठंड पड़ी थी। भाभी आफरीन के कितने खिलाफ थी ये बदर की वालदा जानती थी। बदर भी कमरे से निकलकर घर से ही बाहर निकल गया। वो तो आफरीन के दुख कम करने आया था, लेकिन अनजाने में वसीयत दे बैठा था कि शायद इसका कोई मदावा था ही नहीं। आफरीन को लगा शायद वो मर ही चुकी है। ये अज़ियत के इस मुकाम पर है जहाँ आंखें फतरा जाती हैं, ना ही आंसू आँख से निकलते, ना सीने में उठता दर्द का एहसास होता है। इसलिए गुमसुम सी हो गई थी। ना बदर याद रहा था, ना इसकी माँ की बातें। अगली रोती शराफत ने अपने दोस्त को बुला लिया था। आफरीन किसी बेजान मुजस्मे की तरह सामने बैठ गई थी। एक नज़र उठाकर नहीं देखा कि नसीब में आने वाला शख्स कौन है। मुझे आपकी बहन पसंद है, बस शादी जल्दी करना चाहता हूँ। सामने बैठे शख्स ने भी मोहलत नहीं दी थी कि वो कुछ सोच सके। आफरीन ने भी खुद को हालात के हवाले कर दिया था। इस वक्त तो इसके लिए कोई गैर मुअज़्ज़ज़ भी शादी के लिए हामी भरता गो वो हाँ कर देती। किसी भी कीमत पर अब भाइयों के साथ रहना नहीं चाहती थी। रात भर बिस्तर पर लेटी दिल बराश्ता होकर ये सोचती रही कि दुआएं भी शायद इन्हीं लड़कियों की कबूल होती है जिनके माँ बाप होते हैं, वरना यतीमों का तो शायद खुदा भी नहीं होता। बस 2 वक्त की रोटी तो भूख है, जो यहाँ भी मिट जाती है वहाँ भी मिट ही जाएगी। क्या फिर फ़र्क पड़ता है? बर्तन कांच के हों या मिट्टी के, खाना तो वही मिले जो नसीब में लिख दिया गया है। हम जैसी लड़कियों के जीने के लिए शायद इतना ही काफ़ी समझा जाता है कि बाकी हम हर एहसास से आ रही ही तो हो समझी जाती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है जिससे मेरे नसीब का फ़ैसला होने जा रहा है? इसकी उम्र कितनी है? 50 साल या इससे भी ज़्यादा? देखने में कैसा है? कैसा सलूक करेगा? इसकी माँ मुझे भाऊ समझेगी या नौकरानी? पहली बीवी किन नज़रों से देखेगी? क्या-क्या तंज के नस्तर चलाएगी? क्या फ़र्क पड़ता है आफरीन? यहाँ भी रोटी के औज़ गालियों ताने ही मिलते हैं, वहाँ भी मिल जाएँगे तो कौन-सी नई बात हो जाएगी? तुम पर पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़ों के बदले यहाँ भी घर के सारे काम खुद ही मुझसे करवाए जाते हैं। वहाँ भी ऐसी ज़िंदगी होगी। मेरा 5 वक़्ता नमाज़ी होना, तहज्जुद गुज़ार होना भी कहाँ मेरा नसीब बदल सकता है।
किसी के पास सब कुछ होता है, माँ बाप के, बहन भाइयों की चाहत, मोहब्बत करने वाला शौहर, अपना घर, अपने बच्चे, सब मिल जाता है। हालांकि वो नमाज भी नहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। शायद दुआएं नसीब नहीं बदलती, ये नसीब इन्हीं का बदलता है जिनके माँ बाप की दुआएं इनके साथ होती हैं। हम जैसियाँ एक ही नसीब लाती हैं, घर भाई का हो या शौहर का, ज़िंदगी एक जैसी है। आंखें बंद करने पर एक बूंद इसके आंसू की नहीं गिरी थी, जैसे सारे आंसू ने दिल का रास्ता देख लिया था। सिसकी होठों से भी अदा नहीं हुई थी, लेकिन लगता था वो फूट-फूट कर अंदर कहीं रो रही है। जब माँ ही को ही छीन जाए तो किसी की गोद में सर रखकर गमों को रोया जाए। न जाने रात के पहर नींद इस पर मेहरबान हुई थी। आनन-फानन रिश्ता तय हुआ था कि 15 दिन में वो सादगी से रुखसत होकर मज़ह के साथ इसके घर जा चुकी थी। कोई उमंग नहीं थी दिल में, हर जज़्बे से दिल खाली था। चादर के घूंघट से चेहरा छुपा हुआ था। अच्छा ही था कि छुपा हुआ, मैं कौन-सी इतनी हसीन हूँ कि कोई देखने को बेताब हो। अभी तो बैठ कर इस शख्सी में मेरे खुदोखाल में ऐब बैनी करेगा। मेरे मुनासिब से नकूश इसे भी भद्दे लगेंगे, मेरी गुमदुमी रंगत इसे काली लगेगी। आज की रात भी मेरे लिए अज़ियत ही तो कार ही है। ना मेरी आँखें गुलाबी हैं, कोई इनमें खो जाए, या ना रंगत सफ़ेद के कोई देखता रह जाए। बस एक दिल है ही एहसासमंद है, जो किसी को नज़र नहीं आता। एक किरदार ही है जिसकी हिफाज़त करती आई हूँ, लेकिन अब इस पे छींटे पड़ गए हैं। आफ़रीन का दिल मर चुका था, सिर्फ़ वजूद था। आज तो माँ भी याद नहीं आई थी, ना बाप का ख़्याल सताया था। ये सब तो ज़िंदा लोगों के साथ होता है। जब इंसान की मौत अंदर हो जाए, तो एहसास सबसे पहले मर जाता है। फिर खुद पर होने वाले हर ज़ुल्म बेईमानी लगता है। आफ़रीन भी इसी कैफ़े से गुज़र रही थी। मंज़र देखने में कैसा था, इसने एक नज़र उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। एक बड़ी-सी गाड़ी में वो रुख़सत होकर गई थी। नज़रें झुकाए बैठी रही। ड्राइविंग मंज़र ही कर रहा था। पीछे इसकी माँ बैठी थी, जो वफ़े-वफ़े से बार-बार खाँस रही थी। गाड़ी मुख्तलिफ़ रास्तों से होती हुई एक बंगले के सामने रुकी थी। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। बहुत आलीशान बंगला था, जिसके पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई थी। आफ़रीन को लगा इसके मोहल्ले जैसा ही मोहल्ला होगा, इसके घर जैसा घर, लेकिन जहाँ वो आई थी वो जगह ही और थी। महल ही कहा जा सकता था इस जगह को। एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। वो नीचे उतरी। पीछे के दरवाजे से वो ज़ईफ़ खातून उतरी, इसे बड़े प्यार से अपने साथ लगाया और चादर इस पर से उतारी और इसे अंदर ले गए। लॉन्च जितना वसी था, इतना नफासत से सजा हुआ था कि देखने वाली आँख दंग रह जाए। पहली बार इसका हाथ किसी मर्द के हाथ गया था। अम्मी आप आराम करें, आफ़रीन को मैं कमरे में ले जाता हूँ। लहजा धीमा था, आवाज़ में नरमी थी। हाथों की गिरफ्त इसी जैसे किसी ने गुलाब के फूलों को नरमी से पकड़ा हो। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए से लगा वो कोई कांच की गुड़िया हो। वो शख्स बात ही ऐसे कर रहा था। संभल कर पाँव रखें आफ़रीन, अपना कम कीमत वाला लहंगा वो खुद भी संभाल सकती थी, लेकिन संभाल वो रहा था। एक हाथ से इसका हाथ थाम रखा हुआ था, दूसरे हाथ से इसका लहंगा उठाकर ऊपर चढ़ने में इसकी मदद कर रहा था। हर तीसरे कदम पर इसे मज़र का ये जुमला सुनने को मिल रहा था, जैसे आफ़रीन का बहुत ख़याल हो। ऊपर का जीना ख़त्म होते ही लाउंज शुरू हो जाता था। वो भी किसी शीश महल से कम खूबसूरत नहीं था। एक कमरे के सामने वो मज़र की हमराई में ही खड़ी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरा भी खासा कशादा और सजावट में अपनी मिसाल आप था। शायद वो ख्वाब देख रही थी। इतना हसीन तो ख्वाब ही हो सकता था। आफ़रीन को लगा भी बबली भी से झंझोड़ कर उठाएगी कि उठो पुप्पो, नाश्ता बना कर दो, हमें स्कूल जाना है। लेकिन नहीं, सब अभी ख्वाब टूटा नहीं था। शायद रात अभी बाकी थी। फिर लगा शायद अभी आमरा आएगी और पूरी तरह इसे हिलाकर उठाएगी और छत से ख्वाब टूट जाएगा। जहाज़ी बेड पर इसे बिठाकर मज़र कमरे से बाहर निकल गया था। एक नज़र इसने पूरे कमरे पर डाली। नए तर्ज का फर्नीचर देखा। कमरे के मालिक के आला ज़ौक़ का अंदाज़ा हो रहा था। कमरे की हर चीज़ नफ़ासत से सजी हुई थी। 1 घंटे के बाद ही कमरा खुला था। आफ़रीन दोबारा से गर्दन झुका गई थी। अभी तक इसने मज़र को नहीं देखा था। वो चलता हुआ इसके सामने आकर बैठ गया। पहली नज़र आफ़रीन ने इसके हाथों पर बड़ी साफ़ रंगत का मालिक था। आफ़रीन, इसने नाम से पुकारा। लज़रती पलकों के साथ आफ़रीन ने ऊपर इसके चेहरे की तरफ देखा था। अच्छा खासा खूबसूरत शख्स था। उम्र में शराफ़त जितना भी था, लेकिन ख़ुद को फ़िट रखा हुआ था। वेल ड्रेस, वेल मैनर्स और शक्ल सूरत में भी कई लोगों को मात देने वाला। एक पल आफ़रीन को ये लगा, जो इसके साथ हुआ वो है क्या? ये शख्स ऐसा है कि किसी भी हसीन लड़की का नसीब बन सकता था। कोई हसीन व जमील लड़की खुश होकर इसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो जाती, फिर आफ़रीन ही क्यों बनी, जिसके खुदुखाल पर
پر ہمیشہ عیب نکالے گئے تھے، جس کی گندمی رنگت سب کو کالی ہی نظر آتی تھی، جس کا عام سا چہرہ ہمیشہ لوگوں کی ناگوار نظروں سے اور بھی معمولی سا بنا دیتا تھا، جس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں تھی یا اس کی شخصیت کو کبھی کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ مظہر اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی ملاکوتی حسن کی مالک ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا اپنی خوش نصیبی پر کیسے خدا کا شکر ادا کروں۔ مظہر کے لفظوں نے آفرین کو بھی یقین سا کیا تھا، کیا وہ بدچلن بد کردار نصیب و جلی پھوٹی قسمت والی کسی کے لیے خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں، دیکھیں میری پہلی بیوی یہاں اس گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن آپ کو کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بہت بیمار ہے وہ، نہ جانے کتنے دن کی مہمان ہے۔ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا تھا کہ مظہر مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، کوئی بھی لڑکی آپ کو میری وجہ سے نہیں اپنائے گی، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ بیمار بیوی کو چھوڑ دوں، اس وقت ہی تو اسے میری ضرورت ہے۔ میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی، لیکن اس سے یہ وعدہ کر لیا، اگر کوئی لڑکی میرے ساتھ اسے بھی قبول کر لے تو اس سے شادی کر لوں گا۔ ابھی بھی اسی کے پاس گیا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، دوا دی، پھر اسے سلا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ بڑا عام سا انداز تھا۔ انہیں کون سا مرض ہے؟ آفرین نے پوچھا۔ برین ٹیومر، لیکن آپریشن کی کنڈیشن سے باہر کی کنڈیشن ہے، مرض بہت بڑھ چکا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھتا ہے۔ میں نے شادی بھی اسی کے کہنے پر کی ہے، یہ سمجھ لے کہ اسی نے مجبور کیا تھا۔ لڑکیاں تو آپ سے پہلے بھی میں نے بہت دیکھی تھیں، لیکن جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے آپ اچھی لگی، ایک بار بھی آپ نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بڑی پاکیزہ نظریں ہیں آپ کی، اور میں نے سنا ہے جس کی نظر پاک ہو اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جو ایک پاکیزہ لڑکی کا نصیب بنا ہوں۔ آفرین کو لگا سننے میں بھی ہوئی ہے، کچھ غلط سن لیا ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تمہاری آوارہ بہن کو میرا ہی بیٹا ملا تھا پھنسانے کے لیے؟ بدر کی والدہ کے جملے نے جھٹکا سا لگایا تھا آفرین کو۔ کیا ہوا آفرین، آر یو اوکے؟ آفرین کو یوں سوچ میں یکدم چونکتے دیکھ کر بڑے دھیمے لہجے سے اس نے پوچھا۔ جی، آفرین ہوش میں آئی تھی۔ مظہر نے ایک ڈبیا سے سونے کے کنگن نکالے اور آفرین کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ آفرین کو ماں کی باتیں یاد آئی تھی، میری بیٹی شہزادی اور شہزادیوں والی زندگی گزارے گی، ماں کی دعا یاد آئی تھی۔ مرنے سے پہلے آفرین کی والدہ کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے حکم سے آ رہی ہوں، میری بیٹی کا تو وارث ہے، میں نے آفرین کو تیری رحمت کے سپرد کیا۔ ماں کی دعائیں اسے ہمیشہ شکوہ رہا تھا، اے اللہ کیا میں تیری رحمت کے سپرد ہوں؟ کیا یہ رحمت ہوتی ہے؟ بھابھیوں کے تانے، کاردار جملے، کرب سے نکلتے آنسو، بھائیوں کی بے انتنائی، میری دعا کی کبھی قبول ہوگی بھی کہ نہیں؟ امی آپ کیوں چلی گئیں؟ بے بسی سے اللہ سے کیے شکوہ پر شرمندگی ہوئی تھی، آج ماں کے ہر دعا جیسے لفظوں کے ساتھ پوری ہوئی تھی۔ مظہر کی باتیں وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، یہ وہ سب باتیں جس کا وہ حق رکھتی تھی، لیکن اس کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت، ماں کی دعائیں، غم، خوش نصیبی، سب کچھ پل میں بدل گیا تھا۔ فرش سے عرش پہ جا بیٹھی تھی، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اللہ کی رحمت پر سر جھکائے یا ماں کی دعاؤں کے ثمر سے دامن بھر لے۔ وقت 4 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ عائزہ کے بعد منزہ، 1 سال بعد ماہرہ اور ذریعہ کی زندگی میں آ گئی تھی۔ ماہرہ کی زندگی کسی مشین کی طرح سے گزرنے لگی تھی۔ نوفل نے کچھ سال صرف اپنی نوکری پہ دھیان دیا تھا، بھتیجوں پر وہ جان نچھاور کرتا تھا، روز آفس سے واپس آتے پہلے عائزہ اور منزہ کو بائک پہ بٹھا کر گھماتا تھا۔ عائزہ چچا کی طرح باتونی تھی، 4 سال کی ہو چکی تھی، نیا نیا اسکول جانے لگی تھی۔ منزہ ابھی بھی لاڈوں میں تھی اور باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی، سوتی بھی ذریعہ آپ کے ساتھ تھی، لیکن دیکھنے میں ماہرہ جیسی تھی۔ آج کل ذریعہ اور ماہرہ نوفل کے لیے رشتہ ہی دیکھ رہے تھے، روز ماہرہ کو کسی نہ کسی رشتے والے سے بات کر رہی ہوتی ہے، اپنے موبائل پہ تصویریں منگواتی، رات ڈنر کے بعد ذریعہ اور ماہرہ موبائل نوفل کے سامنے رکھ دیتے۔ اب پسند بھی کر چکو نوفل، کتنے نخرے ہیں تمہارے؟ ماہرہ اس کی تنفیر نکالنے والی عادت سے زچ ہو گئی تھی، کسی کی آنکھیں اسے پسند نہیں تھی تو کسی کی ناک، اچھی خاصی لڑکیوں کو یہ کہہ کر ٹال جاتا، یہ بھابھی سے کم پیاری ہے، مجھے تو بھائی جیسی ہی چاہیے۔ نوفل نے تیزی سے موبائل میں موجود لڑکیوں کو تصویر آگے کی، پھر ناک چڑھا کر بولا، گگنا جی کوئی بھی متقابل نہیں ہے آپ کے بھائی، میں نے تو اتنی اچھی بیوی ڈھونڈ کر آپ کو دی ہے، ایک آپ اور دوسری آپ کی مطلبی بیگم، ساری وہ لڑکیاں دکھا رہی ہیں جو ان کے مقابلے میں کم ہو، نہیں بھائی مجھے تو ٹکر کی بیوی چاہیے۔ نوفل کی بات پر ذریعہ ہنسنے لگا، میری بیوی ماسٹر پیس ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے مل گئی ہے، تم چاہے مجنوں بنے ایسی لڑکی ڈھونڈتے رہو، نہیں ملنے والی، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ دریافت نے سر سے گانا شروع کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ماہرہ کو محبت باز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں بھائیوں کو مذاق سوچ رہا ہے، عمر دیکھیے اپنے بھائی کی 28 کا ہو جائے گا اگلے سال، پھر لڑکی نہیں ملے گی، مجھے کسی عورت کی منتیں کرنی پڑیں گی کہ بہن خدا کے لیے نوفل سے شادی کر لو۔ ماہرہ نے ضد
होते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहा था, भाई देख रहे हैं भाभी को 28 का, मैं अगले साल के आखिर में हूँगा और ये मुझे अभी से सुना रही हैं जानबूझकर। अच्छे खासे स्मार्ट और डैशिंग बंदे को कितना कस के ताना मारा है उन्होंने, सीधा मेरे दिल पर लगा है। मैं नहीं कर रहा शादी, बस। नौफिल ने सीने पर यूं हाथ रखकर कर्वसदा मुंह बनाया जैसे वाकई सीने में दर्द की लहर उठी हो। नौफिल की अदाकारा पर मायरा ने कुशन उठाकर इसे मारा था। कल मैं जा रही हूँ रिश्ते वाली के साथ लड़की देने, जैसी लड़की मुझे नज़र आई मैं रिश्ता पक्का कर कर आ जाऊँगी। पागल कर दोगे तुम लोग। एक तो पूरा दिन आयज़ा और मुनज़्ज़ा तंग करती रहती हैं और रात को तुम दोनों भाई मिलकर मुझे परेशान करते हो। मायरा थक चुकी थी, पिछले 6 माह से लड़कियाँ देख कर वो तंग आ चुकी थी। रात को दोनों बच्चों को सुलाकर जब भी दोनों भाइयों से मशवरा करने बैठती, वो हंसी मजाक में टालने लगते। मायरा अब भी गुस्से से खड़ी हो गई। अच्छा अच्छा भाभी, मैं मजाक कर रहा था। नौफिल के सामने खड़ा हो गया, फिर अपने मोबाइल से एक लड़की की पिक इसे दिखाई। बहुत प्यारी सी लड़की थी। ये कौन है? फरमाइशी नज़रों से नौफिल को दिखाया था। मेरी कुलीग है रमशा। कैसी है ये भाभी? नौफिल को मायरा ने जरी नज़रों से देखा, फिर गुस्से से इसके कंधे पर एक लगाई, फिर इसका कान पकड़ कर बोली, लड़की जब खुद पसंद कर ली थी तो मुझे इतने महीने से क्यों परेशान कर रहे थे? उफ भाभी, अल्लाह की कसम टूट जाएगा। बड़ा नाजुक कान है मेरा। नौफिल ने चेहरे पर मजलूमियत सजाई थी, फिर अपना कान भी मायरा से छुड़वाकर जरियाब के पीछे जाकर छुपा था। वो भी इसकी तरफ लपकी थी, लेकिन सामने जरियाब खड़ा था। नौफिल इसके कंधे पकड़े छिपते हुए इसे 4 आंखों से देख रहा था। शरारत इसके हर अंदाज से झलक रही थी। 6 महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ज़रा आप हटें, आप आगे से। आज नहीं बचेगा ये मुझसे। रोज़ मेरे कान खाता रहा, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ज़रिया पूरा पूरा नौफिल को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जाने भी दूँ मायरा, बच्चा है मेरा, ऐसे ही तुमसे शुगल कर रहा था, वरना मुझे तो 1.5 साल पहले इस लड़की के बारे में बता चुका था। ये इंकशाफ सुनकर मायरा का तो पारा हाई हुआ था। आंखें फैलाए से नौफिल को देखा, जो अपनी रात फाश होने पर अपनी हंसी रोक रहा था। ज़रिया आप भी इसके साथ मिलकर मुझे बना रहे थे। मायरा रो देने को थी। बनाने की क्या ज़रूरत है भाभी, माशाल्लाह से आप इस मामले में खुद कफ़ील हैं, फ़ौरन से बन जाती हैं। ये कहकर नौफिल ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई थी। रुको तुम ज़रा, भाग कहाँ रहे हो? मायरा ने टेबल से गुलदान उठाया था, लेकिन खड़ाक से नौफिल के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। ज़रियाब की हंसी नहीं रुक रही थी। मायरा ने गुलदान नीचे टेबल पर रखा और ज़रियाब को घूरने लगी। मुझसे बात मत करें आप, कम से कम आप तो मुझे बता सकते थे। 6 महीने से थक गई हूँ मैं। मायरा ने शिकवा किया था। मैंने बहुत कहा था नौफिल से कि मेरी बीवी को इतना परेशान मत करो, लेकिन तुम्हारा ही देवर है, मेरी कहाँ सुनता है। मायरा को साथ लगाए वो कमरे में ले जाते हुए बोला, आप बस भाई के ही सगे हैं, मेरी ज़रा परवाह नहीं है आपको। मायरा खफी से बोली थी, लेकिन अंदर से मुतमईन थी कि कम से कम नौफिल को कोई लड़की तो पसंद आई। कल इतवार है, शाम के चाय रमशा के घर जाकर पियेंगे। तुम ऐसा करना, नौफिल के साथ बदले रमशा से ले नौफिल के सारे बदले रमशा से ले लेना बस। जरिया ने जैसे बात ही ख़त्म की थी। क्यों जरिया, मैं क्यों अपनी देवरानी से बदला लूँगी? नौफिल के ही कान खींचूंगी। मायरा को देवरानी अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी थी। नौफिल के साथ इसकी जोड़ी बहुत जचती। ठीक है, लेकिन ज़रा ज़ोर से मत खींचना। ज़रिया आपने जैसे बीवी की मन्नत की थी। मायरा ज़रिया आपको गौर से देखने लगी। जानती हूँ कान इसके खींचेंगे तो दर्द आपको होगा, जान जो इसमें बसती है आपकी। मायरा शौहर की मोहब्बत भाई के लिए जानती थी। बस यही समझ लो, मैं बस सांस ही अपने लिए लेता हूँ। जीता तो नौफिल के अंदर हूँ। वो हंसता है तो मेरा चेहरा खिल जाता है, वो उदास होता है तो दिल मेरा बुझ जाता है, वो बीमार होता है तो जान मेरी निकल जाती है। मायरा, कभी कभी मुझे लगता है मेरी रूह इसी की वजूद में बसती है। ज़रिया आपके लफ्ज़ों में इतनी सच्चाई थी कि इसके चेहरे पर इसके कहे जाने वाले लफ्ज़ों के असरात आया थे। मायरा इसकी मोहब्बत पर शक कर ही नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ अपने बचपन में नौफिल हमारे बहुत कीमती लम्हात बर्बाद कर चुका है, क्योंकि इसे कोई ये बताने वाला नहीं था कि शादी के फ़ौरी बाद कुछ वक़्त मियाँ बीवी को देना चाहिए। मैं इसे एक बार भी ये कह देता तो वो समझ जाता, कभी भी हमारे साथ गाड़ी में हर जगह नहीं जाता, लेकिन मैं कह ना सका, क्योंकि मुझे वो छोटा भाई लगता ही नहीं था। लगता है आयज़ा और मुनज़्ज़ा की तरह वो भी मेरी औलाद है, मेरे वजूद का एक कीमती हिस्सा है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ मायरा, और तुम्हारा मकरूज़ हूँ। ख़रीद लिया तुमने मुझे नौफिल के अपने जज़्बात और ख्वाहिशात की बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तुमने, बिना मुझसे कोई शिकवा किए। दरियाब की बातें वो हैरत से सुन रही थी। इसे लगता था दरियाब इसकी कैफ़ियत से नावाकिफ़ है, इसे एहसास ही नहीं है कि बीवी के क्या जज़्बात हैं। लेकिन वो तो इस वक़्त इसकी हर कैफ़ियत को लफ़ दे रहा था। बड़ी शिद्दत से मायरा को मियाँ जी पर प्यार आया, इसके सीने लग गई थी। मुझे लगा आपको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। ज़रिया अब इसकी बेइख्तियार मोहब्बत का आदी हो चुका था। जाने मन तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा तो फिर किसकी करूँगा? इसे लगाए हुए वो कह रहा था। ऐसी थी मायरा, जब जी चाहता अपनी मोहब्बत का जी भर का इज़हार करने वाली। कोई बात अगर ज़रिया आपकी बुरी लगती तो साफ़ कह देती, या कुछ पकाने को जी नहीं चाहता साफ़ कह देती मेरा मूड नहीं है। गुस्सा आता भी था,
गुस्सा आता भी तब भी कहती थी, "ज़रिया मैं गुस्से में हूँ, मुझे हाथ भी मत लगाइएगा।" अब भी अपने दिल की बात बेधड़क कह रही थी, "बेफ़िक्र रहिए आप, नौफिल की शादी के बाद हम भी इसके साथ हनीमून पर चलेंगे।" मायरा की ख्वाहिश सुनकर वो हँसा था, 2 बच्चों के साथ कौन-सा हनीमून होता है? ज़रिया की बात सुनकर वो इसके पीछे हटी थी, आँखें सिकुड़कर इसे ख़फ़ी से देखा था। "कोई बात नहीं, हम मना लेंगे।" "अच्छा और बच्चों को कौन सँभालेगा?" ज़रिया को बेटियों का ख़्याल आया था। "इनके चचा-चाची, हम सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ ही वक़्त गुज़ारेंगे। नौफ़िल को भी मज़ा आना चाहिए हमारा वक़्त बर्बाद करने में।" तो आयज़ा मुन्नज़ा को नौफ़िल और रमशा की गोद में बिठाऊँगी, व वो व वर और भूल जाऊँगी। गोद में बिठाऊँगी और भूल जाऊँगी। मायरा की बात वो सिर्फ़ मुस्कुरा कर ही सका था। एक माह के अंदर ही नौफ़िल की मंगनी की रस्म भी कर दी गई थी। नीले रंग की मैक्सी पहने मायरा ने अपने सारे अरमान पूरे किए थे। नौफ़िल भी खुश था। भाई-भाभी ने इसकी खुशी को चार चाँद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खूब भंगड़ा डाला था। ज़ियान 4-5 साल गुज़र चुके हैं हमारी मोहब्बत को, अब तुम भी वाइस प्रिंसिपल बन चुके हो, मैं कब तक अपने आने वाले रिश्तों से इनकार करती रहूँगी। अफ़ीरा ने रात को अपनी दवाई मुँह में छुपाकर धीरे से ज़ियान से कहा था, अफ़ी मुझे शादी तुम्हीं से करनी है। अहमर की शादी 6 माह बाद है। इसके बाद ही मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूँगा। पहले तो तनख़्वाह कम थी लेकिन अब तो वो माक़ूल रकम कमाने लगा था। अब्बू इस बार मेरी नहीं सुनेंगे। वो कब से मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। प्लीज़ यान कुछ करो। तुम्हारे सामने सिर्फ़ तुम्हारे अब्बू-अम्मी हैं। तुमसे वो नहीं सँभाले जा रहे और मुझे तुम्हारे सारे ख़ानदान से टक्कर लेनी है। अभी जब शीज़ा से शादी पर इनकार करूँगा तो एक तूफ़ान सा बर्पा हो जाएगा। ज़ियान ने अपनी मजबूरी बताई थी। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ओके बाय, कल मिलेंगे। इससे पहले ज़ियान फ़ोन बंद करता अफ़ीरा फ़ौरन से बोल पड़ी, ज़ियान हाँ, अब क्या है? वो ईज़ी लोड करवा दो ना, 500 का नेट पैकेज ख़त्म होने वाला है, करा दूँगा। और हाँ, व्हाइट गोल्ड की चेन का क्या हुआ जो तुम मेरे लिए खरीदने वाले थे? एक दिलफ़रेब मुस्कुराहट के साथ अफ़ीरा ने पूछा था। वो अगले महीने दिन है, दिला दूँगा। अच्छा इफ़ी खुदा हाफ़िज़, सुबह स्कूल में मिलेंगे। ज़ियान ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ियान ये तो जानता था कि अफ़ीरा ने जब से स्कूल ज्वाइन किया था वो इसे देखती है, अगर कभी ज़ियान की नज़र अफ़ीरा पे पड़ जाए तो मुस्कुराकर इसे देखती थी। मतलब अफ़ीरा की तरफ अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता तो वो इनकार नहीं करती। लेकिन इसका रिश्ता शिज़ा से तय था। फिर अफ़ीरा इतनी हसीन भी नहीं थी, बस मेकअप और बनावटी हुस्न हसन चमकाए हुए थे। जब इसे चोरी करते देखा तो ज़ियान को कुछ अजीब-सा लगा। इसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो यूँ मौका पाते ही दूसरों के पर्स देखने लगे। लेकिन इसकी मजबूरी सुनकर ज़ियान के दिल में हमदर्दी का जज़्बा ज़रूर पैदा हो गया था। लेकिन ये राज़ भी खुल गया था कि इस बार भी झूठी निकली थी। रात भर वो अफ़ीरा के बारे में सोचता रहा। शीज़ा घिरौली और शर्मीली सी लड़की थी। ज़ियान को देखते ही छुपने की कोशिश करती थी। फिर जिस उम्र में वो था लड़कों को लड़कियों से दोस्ती की ख्वाहिश हो ही जाती थी। फिर कोई लड़की खुद इसे ऐसे इशारे दे तो एक मर्द कब तक दामन बचा सकता था। यही सब ज़ियान के साथ हुआ था। अफ़ीरा से दोस्ती गैर इरादा तौर पे ही कर बैठा था, बस यूँ ही शौक किया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा, अफ़ीरा से फ़ोन पर बातों का सिलसिला चलने लगा। इसे खुद भी खबर नहीं हुई कि वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। मुलाकातें भी इनकी होने लगी थी। फिर अफ़ीरा फ़ासले को हायल नहीं करती थी, बेतकल्लुफ़ी से रेस्टोरेंट में बैठे ज़ियान का हाथ पकड़ लेती थी। ज़ियान मैं यूँ पिक ले लूँ, फिर फ़ेसबुक पर लगाऊँगी। ज़ियान का हाथ पकड़े बोली। अफ़ीरा के हाथ के बड़े हुए गोल नाख़ून पर लगी नील पॉलिश इसके हाथों को और भी दिलकश बना रहे थे। ज़ियान कुछ मुतज़ब्ज़िब सा था लेकिन अफ़ीरा का हौसला कमाल का था, वो अपने मोबाइल से पिक ले भी चुकी थी। शुरू-शुरू में ज़ियान अफ़ीरा की इस किस्म की दीदा दिली पे घबराता था लेकिन फिर जैसे कुछ हौसला खुलने लगा था, पार्क के बेंच पे बैठे हुए भी अफ़ीरा इसके साथ चिपक कर बैठ जाती थी, खुद को लापरवाह सा ज़ाहिर करती थी। लेकिन ज़ियान के दिल में हशर सा बर्पा होने लगा था, अब इसे अफ़ीरा के ख़्याल सताने लगे थे। धीरे-धीरे बहुत से फ़ासले वो कम कर चुके थे। ज़ियान की इन 4 सालों में ये हालत थी कि अफ़ीरा के बगैर वो किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शीज़ा को उसकी ज़िंदगी में एक बेमायनी सी चीज़ रह गई थी। अपनी गर्म शॉल पहने आफ़रीन लॉन में चहलकदमी कर रही थी। नज़र का चश्मा, कीमती ब्राइड का जोड़ा, हाथों में सोने के कंगन, कानों में डायमंड के टॉस, बालों का जूड़ा बनाए बावक़ार शख्सियत की मालिक बन चुकी थी। और इस खूबसूरत मज़हर महल की स्याह सफ़ेद की मालिक थी। पैसे ने जैसे इसकी शख्सियत को निखार के रख दिया था। अरे! आफ़रीन का शौहर तो देखने में जवान सा लगता है, हमें तो लगा था बुढ़ा सा होगा। पैंट कोट पहने वलीमे की तकरीब मज़हर ने शानदार होटल में मुनक्किद की थी। इसके ठाट-बाट तो अब सबको नज़र आ रहे थे। शराफ़त से जब मज़हर की दोस्ती हुई थी तो इस वक़्त वो इसके जैसा ही था। शराफ़त अमेरिका चला गया था। मज़हर ने छोटे पैमाने पर गारमेंट्स का काम शुरू किया था जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर गया था।
7-8 सालों में वो महलों का मालिक बन गया था। इसकी बीवी इसकी फर्स्ट कज़न थी। दोनों की पसंद से शादी हुई थी, लेकिन औलाद की महरूमी की वजह से डिप्रेशन में रहकर इसकी बीवी ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज लाइलाज सा बनकर रह गया था। अपने मरने से पहले बस इसकी एक ख्वाहिश थी कि वो मदर की औलाद को देख ले, इसे ना सही किसी और औरत से सही, इसलिए मदर को शादी पर राज़ी कर ही लिया था। मदर को अपने जीवन साथी में जो खूबियाँ दरकार थी वो आफरीन में मौजूद थी। वो किसी लाभोली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो सिर्फ अपने हुस्न के कसीदे सुनने के मुंतज़िर रहे। वो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुज़ारने का आदी था। कम उम्र हसीन बीवी के रोमांस के नाम पर चोंचले उठाने के लिए इसके पास वक़्त नहीं था, ना ही वो कर सकता था। आफ़रीन इससे पहली नज़र में ही मैच्योर सी लगी थी। इसे लगा इसकी लाइफ़ में बेहतरीन साथी बनकर आएगी। शादी भी पहली मुलाकात में तय कर ली। आफ़रीन की भाभी को अंदाज़ा नहीं था कि मज़हर इतना दौलतमंद है, क्योंकि मज़हर जब देखने आया था आनन फ़ानन शादी कर चुका था, तय कर चुका था। कुछ आफ़रीन की भाभियाँ भी आफ़रीन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए शादी से पहले मज़हर का घर किसी ने भी नहीं देखा था। शराफ़त को बाद में इल्म हुआ था कि इसका दोस्त इतना दौलतमंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान आते ही शराफ़त और नज़ाकत को आफ़रीन की फ़िक्र लाहक हो चुकी थी। फिर फ़ोन पर मज़हर से अलीक-सलीक थी, इसे काम का कारोबार का पता नहीं था। मज़हर ने 1-2 बात अपनी मजबूरी बताकर शादी का ज़िक्र किया था। शराफ़त को बहन का ख़्याल आ गया। कुछ बदर की माँ की बातों का असर था कि शादी करने के लिए फ़ौरन से मान गया कि शायद बहन वाक़ई बदनाम ना करवा दे। वलीमे का होटल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत महंगे पार्लर से आफरीन तैयार हुई थी, बहुत कीमती मैक्सी पहनी थी, किसी शहजादियों से आन बान के साथ मजहर के साथ चलती हुई स्टेज तक आई थी। आमरा का सांस ही रुक गया था। दिल जलकर खाक तो तीनों भाभीियों के हुए थे, लेकिन सबसे बुरी हालत आमरा की थी। घर में कोने पे पड़ी बेकार चीज़ भी शायद आमरा के लिए कुछ अहमियत रखती हो, लेकिन लियाकत के घर में बहन की इतनी अहमियत नहीं थी, और आज वो जिस मुकाम पर नजर आ रही थी, आमरा के पेट और गले में गहरे से पड़ रही थी। दुनियादारी के लिए भी मुस्कुरा नहीं पाई थी, ना ही कुछ हलक से उतारा था। लग रहा था गम के मारे खश खाकर गिर जाएँगी। वापसी पे शराफ़त से उलझ गई। इतने अमीर घराने में आफ़रीन का रिश्ता करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अरे लेना-देना कौन करेगा इनसे? तुम लोग तो चलते बनोगे, ईद शब-रातें तो हमें भुगतनी पड़ेंगी। दिल की जलन अब कहीं तो निकालनी थी ना। मुझे क्या खबर थी कि वो इतना अमीर हो गया है, पहले तो हमारे जैसा ही था। और भाभी, इस वक़्त तो आपको इस रिश्ते से बेहतर कोई और रिश्ता लग नहीं रहा था आफ़रीन के लिए। कौन-सा ट्रक भर के जहेज़ दिया है हमने जो आपको ईद शरफ बराती की फ़िक्र लग गई है। जितना इसके पास पैसा है, अगला थूकेगा भी नहीं आपकी चीज़ों पर। बस समझे, आफ़रीन नामी बला हम सबकी ज़िंदगी से टल गई है। शराफ़त के जवाब पे आमरा कहाँ तसल्ली हुई थी, अंदर से जल भुन कर बुरी हालत थी। इसकी सोच से बहुत अच्छा रिश्ता हुआ था आफ़रीन का, हालाँकि इसकी कोशिश थी कि कमतर लोगों में वो रुख़सत होकर जाए। गाड़ी के हॉर्न पर आफ़रीन की सोच का तसलसल टूटा था। मज़हर की गाड़ी पोर्च में खड़ी हो चुकी थी और वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। तेज़ कदमों से इसकी गाड़ी तरफ बढ़ रही थी। मज़हर ने गाड़ी से उतरकर एक मुलाज़िम को अपना लैपटॉप बैग थमाकर वो भी आफ़रीन की तरफ बढ़ा था। इसे साथ लगाए पूछने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसा गुज़रा दिन? मज़हर की आदत ही आती आफ़रीन से यही सवाल करता था। बोर सा, अब आप आ गए हैं तो अच्छा ही हो जाएगा। डिनर तो घर पर करेंगे ना? ऑफ़ कोर्स, बहुत भूख लग रही है, तुम डिनर लगाओ। अबान कहाँ है? आपका इंतज़ार करते-करते सो गया है। आफ़रीन इसकी हमराही में लॉन्च तक आई और ओह नो! फिर तो बहुत नाराज़ होगा मुझसे। बहुत ख़फ़ा था, कह रहा था डैडी से बात नहीं करूँगा। आफ़रीन ने अपने औकलते बेटे के नखरे बताए थे। मतलब कल ऑफ़िस से ऑफ लेना पड़ेगा। बेटे की नाराज़गी का सोचकर मज़हर ने फ़ैसला किया था। बिल्कुल, आप फ्रेश हो जाएँ, मैं खाना लगाती हूँ। आफ़रीन कहकर किचन में चली गई। मज़हर ऊपर अपने कमरे में गया था, मुलाज़िम से खाना गरम करवाने लगी। आया अम्मा ताज़ी रोटी बनाएगा मज़हर के लिए और फ़िश ज़रूर फ्राई कीजिएगा। आफ़रीन एक-एक चीज़ का ध्यान रख रही थी। प्लीज़ चाइनीज़ राइस डिश और आउट करते हुए बहुत केयरफुली रहेगा। पिछली बार भी बाल बाल निकल आया था। मदर वहीं खाना छोड़ देंगे। आफ़रीन सर पे खड़ी सब काम करवा रही थी। जी बेगम साहिबा, मैं देख कर ही डाल रहा हूँ। एक मुलाज़िम भी वहाँ मौजूद था। कबाब फ्राई कर दो और जल्दी हाथ चलाओ। आफ़रीन खुद भी स्टूल के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे आप लाहौर से कब आई? मायरा अपनी चचेज़ाद कज़न की बीवी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे आपा, आप लाहौर से कब यहाँ आई? मायरा अपने चचेज़ाद कज़न की बीवी से फ़ोन पर बात कर रही थी।
बस चंद दिन ही तो हुए हैं या शिफ्ट हुए, तुम्हारे अम्मार भाई का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। ये तो अच्छी खबर सुनाई आपने, चलो इसी बहाने मेरा कोई अपना भी मेरे शहर में तो है, जब उदास हुई आपके घर आ जाऊँगी, नंद बनकर आपसे खिदमतें करवाने। मायरा की खुशी काबिल दी थी, खुद अकलौती थी, लेकिन चचा के बेटे अम्मार को सगा भाई समझती थी। जब भी वो बीवी के साथ कराची आता तो रात भर वो ज़ुलेखा भाभी से बातों में गुजारती थी। अब तो वो यहीं शिफ्ट हो गई थी। जमाओ तुम्हारे भाई का घर है, मैं भी सोच रही थी कि चक्कर लगाऊँ तुम्हारी तरफ, लेकिन एक तो ये अम्मार है कि वक्त ही नहीं दे रहे हैं। भाभी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं अपने देवर को भेज दूंगी, लेने आ जाएगा, गाड़ी में छोड़ भी देगा, आपके बच्चों के साथ आ जाएगा। मायरा ने जुलेखा का मसला मिनटों में हल किया था। चलो ये तो अच्छा हो जाएगा, मिलकर बैठेंगे, खूब बातें करेंगे। जुलेखा भी शायद तरसी हुई थी, इसलिए मिलने को बेताब थी। और क्या, मैं तो खुद उदास ही रहती हूँ, आप आएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। मायरा ने कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। रात की यही बात मायरा ने दरियाब के सामने कही थी। हाँ तो बुला लो, कोई हर्ज नहीं है, दरियाब ने खाना खाते हुए कहा। लेकिन मैं लेने नहीं जाऊँगा किसी को, टैक्सी में बैठकर आ जाएंगी, नौफिल ने साफ मना किया था। नौफिल वो नई नई यहाँ शिफ्ट हुई है, रास्तों का इतना मालूम नहीं है, मायरा ने मलताजी लहजे में कहा। तुम फिक्र मत करो, यही लेने जाएगा, नौफिल इनकार नहीं सुनूंगा, ऑफिस से आते इन्हें ले आना। दरियाब के अटल अंदाज पे नौफिल बेसाख्ता उलझा था। भाई, नौफिल ने खौफ से भाई को देखा था। नो भाई, ले आना इन्हें, ये कहकर दरियाब उठकर कमरे में चला गया। मायरा ने नौफिल को इस्तेहाई मुस्कुराहट के साथ चढ़ाया था। बहुत हंसी आ रही है आपको, मुझे रमशा के साथ लंच पर जाना था भाभी, नौफिल ने अपनी मजबूरी बताई। तो कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाना, मैं जुलेखा भाभी से कह चुकी हूँ, मायरा ने मलताजी लहजे से कहा था। ठीक है, ले आऊँगा आपकी रिश्तेदार को, नौफिल ने लफ्ज़ों को चबाकर कहा। ऑफिस में लंच टाइम ऑफ करके वो जुलेखा को घर ले आया था। मायरा ने बहुत एतमाद किया था। पूरा दिन मायरा का और जुलेखा और बच्चों के साथ हंस खेल कर गुजरा था। दूसरे दिन रमशा का मूड बहुत ऑफ था, वो नौफिल से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। रमशा भाभी की कज़न को लेने चला गया था, तुम्हें कॉल भी की थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, मैसेज भी भेजे थे। नौफिल ने वजाहत दी, लेकिन वो फ़ाइल खोले बैठी, नज़रें फ़ाइल पर जमाए रही। नौफिल ने फ़ाइल उठाकर साइड पर रखी थी। तुम्हारे पास बस बहाने ही होते हैं नौफिल, हर वक्त बस भाभी भाभी भाभी। वो नाराज़ होते हुए हाथ बांधे रुख मोड़े बोली थी। ओके, आई एम सॉरी, आज चलते हैं, ऑफिस ऑफ होते ही तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, डिनर तक हम साथ रहेंगे। नौफिल ने इसका मूड बहाल करना चाहा। ओके, रमशा फ़ौरन से मान गई थी। पूरा दिन उन्होंने साथ ही गुजारा था, समंदर के किनारे ठंडी हवाओं में बैठकर वो रेत पर चलते ऊँट और घोड़ों पर बैठे लोगों को देख रहे थे। पता पता है, जब मैं भाई के साथ यहाँ आता हूँ तो पूरी पिकनिक का सामान साथ होता है। और जानती हो रमशा, मेरा और भाभी का मिजाज बहुत मिलता है, बस भाई थोड़े से बोर है। मैंने और भाभी ने पिछली बार घोड़े पर रेस लगाई थी, ऊँट पर भी बैठे थे, मिलकर रेत का महल बनाया था, फिर टक्कर के मुकाबले पर गोलगप्पे भी खाए थे। 4 प्लेट खाते देखकर भाई बस हमें देखते ही रह गए थे, ना भाभी हार मान रही थी ना मैं। जानती हो भाई हम दोनों को डांट रहे थे, कह रहे थे तुम दोनों के बाद में गले बंद हो जाएंगे, बस कर दो, और डॉक्टर के चक्कर मेरे लगेंगे। लेकिन नहीं, हमें तो जीतना था। अजीब बात है रमशा, हम दोनों का मुकाबला हमेशा बराबर जाता है, ना भाभी मुझसे जीत पाती हैं ना मैं इनसे। अगले रोज हम दोनों के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे। और भाई, ये कहकर वो हंसने लगा। भाई हमें खा जाने वाली नज़र से देख रहे थे। पहले भाई ने हमें खूब डांटा, फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। नौफिल खुद ही बोला जा रहा था, हंसी जा रहा था, ये देख के बगैर कि रमशा इसकी बात में दिलचस्पी से सुन भी रही थी कि नहीं। रमशा बेजार सी बैठी थी, वो तो यहाँ रोमानी बातें करने और सुनने आई थी, और नौफिल के पास तो बस एक मौजूद था, भाई और भाभी। अव्वल तो नौफिल इससे मुलाकातें कम ही करता था, लेकिन कभी मिलकर लंच करने चले भी जाते तो दरियाब और मायरा इसकी हर बात में शामिल होते थे। नौफिल, तुम्हारे पास दूसरा कोई मौजू नहीं है, रमशा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। क्या मतलब, नौफिल अपनी ही धुन में कह जा रहा था। रमशा के टोकने पर रुका था। हर वक्त मायरा भाभी की रट लगाए रखते हो, भाभी ऐसी भाई वैसे हैं, बस भाई और भाभी। वजिश होते हुए बोली। ठीक, फिर मैं तुम्हें आयज़ा और मुनज़्ज़ा के बारे में बताता हूँ। मेरी ज़्यादा दोस्ती आयज़ा से है, मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन आयज़ा तो बातों में मुझे भी मात दे जाती है। सच में रमशा, वो बिल्कुल मेरी जैसी है, बात करने का अंदाज भी मुझ पर है। इसकी पैदाइश पर इसे शहद भी मैंने चटाया था, नाम भी मैंने ही रखा था। मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा अलबत्ता भाई की लाडली है। नौफिल अब भतीजों की बातें करने लगा था। ओह प्लीज़ नौफिल, बस भी करो, हर वक्त तुम्हारे पास यही बातें हैं। वो गुस्से से तिलमिला सी गई थी। नौफिल का अंदाज एकदम बदला था। पहले तो कुछ देर गौर से इसके तपे हुए चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, चलो मैं चुप हो जाता हूँ, अब तुम बोलो।
کیا ہم اپنی باتیں نہیں کر سکتے؟ رمشا نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ اپنی باتیں تو کر رہا تھا تم سے، چلو تم اپنی باتیں کرو، میں سن لیتا ہوں، حالانکہ میرے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ میرا مطلب میری اور تمہاری باتیں۔ رمشا کے میں نے خیال انداز بھی وہ نہیں سمجھا تھا۔ میری اور تمہاری کیا باتیں رمشا؟ تم مجھے اچھی لگی تبھی تو تمہیں پرپوز کر دیا۔ تمہیں میں اچھا لگا، تم نے میرا پرپوزل قبول کر لیا، اب ہم دونوں کی منگنی ہو گئی، 6 ماہ بعد شادی ہو جائے گی، بس اور کیا باتیں ہیں ہماری؟ رمشا نے نوفل کی بات سن کر اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ تمہارے پاس اپنے بھائی کے بھابھی کے لیے کہنے کے لیے کتنا کچھ ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور میرے لیے بس 4 جملے۔ جب دو منگیتر ملتے تو ان کی اپنی ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وقت کم لگتا ہے اور ایک تم ہو۔ رمشا نے بگڑے زاویے منہ کے بنائے تھے۔ نوفل اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم چاہتی ہو میں تم سے چیپ قسم کا رومانس کروں؟ یہ کہہ کر وہ استہائی ہنسی ہنسا تھا۔ رمشا اسے گھورنے لگی تھی۔ اس میں یوں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ہاں واقعی ہنسنے والی بات نہیں ہے، ڈوب مرنے والی بات ہے۔ نوفل کی طنزیہ مسکراہٹ انداز پر رمشا اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ محبت کا دوسرا نام ہی عزت ہے رمشا، تم سے محبت ہے تو تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں، یہ بہودہ سی محبت بھری باتیں محبت نہیں ہوتی رمشا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو رومانس بھی کر لوں گا، لیکن شادی سے پہلے اس قسم کی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے یہ سب باتیں بے معنی سی لگتی ہیں، نوفل نے رسانے سے سمجھانا چاہا تھا۔ اچھا تو آج کل منگیتر جو باتیں کرتے ہیں سب بے معنی ہوتی ہے؟ نہیں نوفل، انسان شادی کے بعد یہ سب باتیں خوبصورت یادوں کے طور پہ یاد کرتا ہے، لیکن تم تو ان لمحوں کو گلاب ہی نہیں کرنا چاہتے۔ رمشا کے اپنے الگ نظریے تھے۔ جو شادی سے پہلے اپنے لمحے گلاب کر لیں وہ شادی کے بعد صرف یادوں کے سہارے ہی جیتے ہیں، کیونکہ بعد میں کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس سوائے تکرار کے۔ لیکن جو شادی کے بعد محبت کی ابتدا کرتے ہیں ان کی محبت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، ساتھ گزارا ہر لمحہ گلاب کی طرح مہکتا ہے۔ رمشا میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے لگی پیٹی نہیں کہوں گا، شادی ہونے دو، تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اس سے مجھ سے ایسی باتوں کی امید مت رکھنا۔ تو اب بہت دیر ہو گئی ہے، ڈنر کرنے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، اپنے بلیک گلاسز لگائے وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ نوفل کی روٹین تھی، آفس سے واپس آ کر وہ اور مائرہ کھٹے چائے پیتے تھے، آئزہ اور منیزہ بھی بیٹھ کر فرینچ فرائز اور کباب لے لیتی تھی۔ آئزہ نوفل کی گود میں بیٹھ کر کھا رہی تھی، نوفل ساتھ ساتھ آئزہ سے باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے چپس بھی کھلا رہا تھا، چائے بھی پی رہا تھا۔ مائرہ مونیزہ کو کھلانے میں مصروف تھی۔ مائرہ کو دیکھ کر نوفل کو رمشا کی باتیں یاد آنے لگی۔ مائرہ اور زریاب کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ انہیں شادی سے پہلے ملاقاتیں نہ کرنے پر کوئی افسوس ہو۔ کچھ دیر تو یہ سوچتا رہا کہ مائرہ سے پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن اسے کہاں مائرہ سے بات چھپانے کی عادت تھی۔ بھابھی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو، منیزہ کا منہ ٹیشو سے صاف کرتے اجنبی سی نظر مائرہ نے نوفل پر ڈالی۔ اگر شادی سے پہلے آپ بھائی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی تو کیا باتیں کرتی؟ نوفل کی بے تکی بات پر مائرہ صرف اسے گھور ہی سکتی تھی۔ میں تمہارے بھائی کے ساتھ شادی سے پہلے ڈیٹ پر جاتی کیوں نوفل؟ اور تمہارے بھائی وہ کبھی بھی لے کر نہیں جاتے؟ آپ کیوں نہیں جاتی؟ بس مجھے پسند نہیں ہے، شادی سے پہلے میل ملاقاتیں مناسب نہیں ہوتی، بس اس لیے مائرہ کے جواب پر برجستہ بولا۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے، لیکن رمشا کی سوچ کچھ الگ ہے، اسے لگتا ہے منگنی کے بعد کی جانے والی ملاقاتیں ہمیں شادی کے بعد ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ پاگل ہے وہ بھابھی، آپ اس سے فون پر بات کیا کریں، اسے سمجھایا کریں جو آپ سوچتی ہیں۔ نوفل کو بھابھی کی ہر بات سے اتفاق تھا، ہر ایک کا نظریہ الگ ہوتا ہے نوفل، بعض لوگ منگنی کے بعد میل ملاقاتوں کو پسند کرتے ہیں۔ رمشا کچھ آزاد ماحول کی ہے، شاید اس لیے اسے یہ سب پسند ہے، میں اسے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ہاں شادی کے بعد جب وہ یہاں آ جائے گی تو وہ خود بخود اسی ماحول میں ڈھل جائے گی۔ ہاں شاید، نوفل نے کندھے اچکا کر کہا۔ بھابھی اسے آپ بالکل اپنا جیسا بنا دینا تاکہ گھر کا ماحول ایسا ہی رہے جیسا اب ہے۔ نوفل کو رمشا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عجیب سے اندیشے ہونے لگے تھے۔ اس گھر کو بنانے میں سب سے اہم کردار تمہارے بھائی کا ہے نوفل، ورنہ تم جانتے شروع میں ہم دونوں کیسے تھے؟ مائرہ اسے یاد دلا کر ہنس پڑی تھی، نوفل بھی ہنسنے لگا۔ ہاں یہ تو ہے، ایک دوسرے کی ہر بات کو غلط معنوں میں ہی لیتے تھے۔ کچھ وجہ کے ساتھ انیلا بھابھی کا رویہ دیکھ کر مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی ایسی نہ ہو، لیکن میں غلط تھا بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں، شاید میری کوئی سگی بہن بھی ہوتی تو میں اتنی اچھی نہ ہوتی۔ نوفل نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ میں بھی اتنی اچھی نہیں تھی نوفل، بس آپ کی باتوں میں جادو ہے کوئی، پتہ نہیں کیسے وہ کہتے رہے مائرہ ایسے کر لیا کرو، ایسے سوچا کرو، یوں تصور کیا کرو، بس پتہ ہی نہیں چلا کب میں وہ سب سوچنے لگی جو آپ چاہتے تھے۔
کب وہ سب کرنے لگی جو ذریعہ آپ کو پسند تھا۔ تم بھی رمشا کو پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی، آئی ہوپ سو۔ نوفل کے دل میں کہیں نہ کہیں رمشا کو لے کر خدشہ تھا۔ مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے نوفل، جی کہیے۔ کل میری شادی کی اینیورسری ہے، ہر بار بھول جاتی ہوں لیکن ان کو یاد رہتا ہے، لیکن اس بار انہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ بھول بیٹھے ہیں۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں، کل تم آفس سے آتے ہوئے انہیں شاپ سے ساتھ لیتے آنا، میں پورا گھر سجاؤں گی، کیک بھی خود بیک کروں گی، پے کروں گی، بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو حکم بھابھی، حضور غلام ہر حکم بجا لانے کے لیے حاضر ہے، سینے پر ادب رکھ کر نوفل نے کہا۔ حکم یہ کہ میرے شوہر کو کانوں کان خبر نہ ہو، مائرہ نے بھی اتراتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ دوسرے دن نوفل آفس سے سیدھا دریاب کی دکان پر گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی واپس آ رہے تھے جب نوفل نے گاڑی ایک فلاور شاپ کے سامنے کھڑی کی تھی۔ وہاں سڑک کے دونوں اطراف ہی پھولوں کی دکانیں تھیں۔ نوفل نے سوچا پھولوں کا بوکے اپنی طرف سے گفٹ کر دے۔ یہ گاڑی کیوں کھڑی کر دی تم نے؟ ذریعہ واقعی ہر بات بھولے ہوا تھا۔ بھائی بس ایک منٹ۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور فلاور شاپ کے اندر چلا گیا۔ ذریعہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ مجھے وائٹ روز کا بوکے چاہیے۔ نوفل دکاندار سے اپنا مطلوبہ بوکے مانگ رہا تھا۔ سر وہ نہیں ہے، سامنے کی شاپ سے شاید مل جائے، دکاندار نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوفل ان میں سے کوئی لے لو، ذریعہ اپنے وہاں رکھے مختلف بوکے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نہیں بھائی، بس میں 2 منٹ میں آیا۔ نوفل فوراً سے باہر نکلا تھا۔ ذریعہ بھی باہر نکل کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے نوفل روڈ کراس کر رہا تھا جب ایک بلی کا بچہ اس کے پیروں میں آ گیا۔ وہ بری طرح سے الجھا تھا۔ اسی اثنا پہ ایک تیز رفتار سے گاڑی میں روڈ سے گزر رہی تھی۔ ذریعہ کی یہ دیکھ کر جان نکلی تھی۔ نوفل وہ بے اختیار بلایا تھا۔ مائرہ نے سی گرین رنگ کا ہلکے کام کا جوڑا پہنا تھا، میک اپ بھی خوب دل سے کیا تھا، کانچ کی چوڑیوں نے سے دونوں ہاتھ بھرے تھے، منہ دکھائے کے کنگن تو ہمیشہ اس کے ہاتھ کی زینت ہی بنے رہتے تھے۔ بالوں کو چند لوٹوں کو اوپر سے اٹھا کر اس نے کیچا لگایا اور باقی کے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ صبح سے وہ صفائی اور سجاوٹ کر کے اب تیار ہوئی تھی۔ دونوں بیٹیاں فیری فراک پہنی تھیں۔ باہر پورا لانچ میں رنگ برنگے کیکموں کی طرح جلتی بجھتی لائٹوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ دیواروں پر کہیں کہیں غبارے بھی لگائے تھے۔ کیک بھی بیک ہو چکا تھا، اس کی آئسنگ کر کے مائرہ نے کیک ٹیبل پر سجا دیا۔ پارٹی پیک بھی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی نوفل اور ذریعہ اندر داخل ہوں گے وہ پارٹی پیک تب کھولیں گی۔ ہر بار ذریعہ نوفل کے ساتھ مل کر مائرہ کو سرپرائز دیتا تھا، لیکن اس بار وہ بھول گیا تھا، اس لیے مائرہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بس اب بے چینی سے ذریعہ اور نوفل کا انتظار تھا۔ لیکن کافی وقت گزر چکا تھا۔ مائرہ نے کال کی لیکن ذریعہ کا فون آف تھا۔ نوفل کے موبائل پر رنگ ہو رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ نوفل بنا بات نہیں آ سکتا، ضرور ذریعہ آپ کو بتا چکا ہوگا میرے سرپرائز کے بارے میں۔ پیٹ کا ہلکا جو ہے، بھائی کو بتائے بغیر اس کا کھانا تھوڑی ہضم ہوتا ہے، اس لیے دونوں بھائی مجھے ویٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آئیں ذرا۔ یہ نوفل کا بچہ، اگر اس نے میرا سرپرائز خراب کیا نا، آج نہیں بچے گا میرے ہاتھوں۔ نوفل کی عادت سے بھی واقف تھی، جب تک ذریعہ آپ سے ہر بات نہیں کر لیتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ مائرہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بابا اور چاچو کب آئیں گے، ہم کیک کب کاٹیں گے؟ آئزہ بھی تھکنے لگی تھی، منزہ صوفے پہ بیٹھی غبارے سے کھیل رہی تھی۔ بس میری جان، آنے والے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو، مائرہ نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ گلی سے ایمبولینس کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کون بیمار ہے۔ مائرہ لانچ کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ ایمبولینس، اس نے گیٹ ذرا سا کھولا تاکہ جھانک کر دیکھ سکے ایمبولینس کس کے گھر آئی ہے۔ ایمبولینس اسی کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تب پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ اسٹریچر پر خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر مائرہ کے جسم سے جان ہی تو نکل گئی تھی۔